Yes, good morning students. Today we read our rest of the chapter number 5 in geography. The main topics of today is composition of atmosphere, importance of the atmosphere, biosphere, disturbing the balance of the biosphere, attempt to check the misuse. Okay, let us start from composition of the atmosphere. यानी कि एटमॉस्फेयर में कौन कौन से कंपोजिशंस होते हैं, कौन कौन सी थिंग्स होती हैं जिससे ये बना होता है। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग थ्री कॉन्स्टिट्यूट्स, मतलब इसमें तीन चीजें मेन होती है, उन तीनों के बारे में हम रीड आउट करेंगे। फर्स्ट है हमारा गैसेस। द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। नाइट्रोजन इज द बिगेस्ट कंपोनेंट, कंस्टिट्यूट 78% ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारी तरीके की गैसेस होती हैं और इसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन, और उसका अमाउंट कितना होता है 78%। ऑक्सीजन इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर्मिंग 21% ऑफ द एटमॉस्फेयर। सेकेंड वाली गैस कौन सी है, ऑक्सीजन, उसका कितना अमाउंट होता है 21%। अदर गैसेस टुगेदर फ्रॉम ओनली 1%, ठीक है। 78% नाइट्रोजन हो गया और 21% ऑक्सीजन हो गया, और बाकी रेस्ट ऑफ द गैसेस का अमाउंट कितना होता है 1% होता है। दे इंक्लूड आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, हाइड्रोजन 0.01% एंड अदर गैसेस 0.05%। The composition of the atmosphere remains almost constant in its lower layers, ठीक है। जो एटमॉस्फेयर की है लोअर लेयर में ये सारी गैसेस होती हैं। ऑक्सीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस फॉर सपोर्टिंग ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, और ऑक्सीजन जो वो सभी के लिए जरूरी है, क्यों, क्योंकि सभी को जीने के लिए कौन सी गैस की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की। नाइट्रोजन की सॉइल फर्टाइल एंड हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाइट्रोजन किसके लिए, सॉइल की ज़रूरत के लिए होती है। ये क्या करती है, उसको फर्टाइल बनाती है और जो भी छोटे छोटे जीव जंतु जो उसके अंदर रहते हैं उनको लाइफ प्रदान करती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज अब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट्स फॉर द ग्रोथ, इट आल्सो ऑब्जर्व हीट एंड रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग जो गैस छोड़ते हैं, हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन और हम कौन सी गैस को रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। इसे क्या करते हैं, जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो गेन कर लेते हैं और उससे वो अपना खाना बनाते हैं, और वो कौन सी गैस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ओके, और ये क्या करती है, हीट को भी अब्सॉर्ब कर लेती है और अर्थ के ऊपर टेम्परेचर बनाए रखती है। सेकेंड है वाटर वेपर। वाटर वेपर रिप्रेजेंट 2% ऑफ द एयर बाय वॉल्यूम। इट इज द सोर्स ऑफ लिक्विफिकेशन ऑन द अर्थ। ये क्या करती है, वाटर वेपर जो होता है वो 2% में होता है, और ये क्या करता है कि अर्थ के ऊपर प्रिकेशन मतलब वाष्पोत्सर्जन जो आपने देखा है उसके लिए जरूरी होता है। प्रिसिपिटेशंस ऑफ द अर्थ। थर्ड है हमारा डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल ऑल्सो रिमेन सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉग और स्मोक। अभी क्या, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, धूल के जो कण होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कि एक तो धुआं और फॉग यानी जो कोहरा जमता है उसके लिए क्या चीज, ये डस्ट पार्टिकल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ ह्यूमन ऑन अर्थ। एटमॉस्फेयर क्या ह्यूमंस के लिए बहुत जरूरी है, जो भी जीव जंतु अर्थ पर रह रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी होता है। इट हैज लाइफ सपोर्टिंग गैसेस, क्यों, क्योंकि ये लाइफ सपोर्टिंग गैसेस देता है। ऑक्सीजन फॉर ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन फॉर प्लांट्स। जैसे ऑक्सीजन जो रिलीज कर रहे हैं कौन, प्लांट्स, वो किसके लिए बेनिफिशियल है, एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए। और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज कर रहे हैं वो प्लांट्स के लिए जरूरी है, और नाइट्रोजन जो है वो भी प्लांट्स के लिए और सॉइल के लिए बहुत जरूरी है। सो वी बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर टू रिलीज एंड एक्सेल द गैसेस। द एटमॉस्फेयर एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट फॉर द अर्थ। अब जो ये अर्थ पे क्या करता है, ब्लैंकेट की तरह काम करता है। इट रिसीव्स द रेडिएशन ऑफ द सन बट डज नॉट अलाउ ऑल द हीट टू रीच द अर्थ, ठीक है। ये क्या करता है, सन से सारी रेडिएशंस तो लेता है, सारी गर्मी तो लेता है, लेकिन सारी गर्मी को ये पृथ्वी पर नहीं पहुंचने देता है। द ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। और ये क्या करता है, जो ओजोन लेयर है, तो जो सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती है, तो उससे ये हमें प्रिवेंट करता है।
इट मॉडरेट्स द एक्सट्रीम्स ऑफ हीट एंड कोल्ड, ठीक है। इट प्रोटेक्ट अस वेरी हीट एंड कोल्ड ऑल्सो, कि ये हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हीट वाली भी चीज़ें, हमारे ऊपर बहुत सारी हीट भी नहीं आ सकती इसकी वजह से, और बहुत सारा कोल्ड भी नहीं हो सकता है। द सन रेज हीट द एटमॉस्फेयर अनइवनली एंड देयरबाय क्रिएट विंड्स, क्लाउड्स एंड रेन्स, ठीक है। ये क्या करता है, विंड्स जो होती है वो इसी में क्रिएट होती है, क्लाउड्स भी बनते हैं और रेन भी इसी की वजह से आती है। द एटमॉस्फेयर सर्व्स एज द मीडियम ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट फॉर एयर प्लांट्स, और एटमॉस्फेयर की वजह से इस तरीके का मौसम बनता है बादलों में कि वहाँ पर एयर जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत अच्छे से चल सकता है। ओके, बायोस्फीयर, बायोस्फीयर, यू लुक द पिक्चर इन द बायोस्फीयर इन योर बुक, पेज नंबर G53, ओके, दिस इज द picture. Biosphere, the narrow sphere where the three realm land, water and air meet is called the biosphere, ठीक है। जहाँ पर ये तीनों चीजें मिलती है उसे हम क्या कहेंगे, बायोस्फीयर कहेंगे। That is the sphere where life exists. बायोस्फीयर यानी जीवमंडल, मतलब ऐसी जगह, ये ऐसा हमारा है रहने की जहाँ पर हम आराम से रह सकते हैं। इट इज़ द होम ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स, ये जो भी जिंदा लोग हैं उनका ये घर है। आवर अर्थ इज द ओनली प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम वेयर लाइफ एक्सिस्ट, तो हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर लोग रहते हैं और जिंदा हैं। द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द बायोस्फीयर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू किंगडम्स, द प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम। अब यहाँ पर भी क्या है, दो में बटा हुआ है, एक तो है इंसान और दूसरा है हमारे पेड़ पौधे। There are more than one varieties of animals and plants, तो यहाँ पर इतने सारे तरीके के क्या है, एनिमल्स भी हैं और प्लांट्स हैं। Some are microscopic, that is we can see them only in the help of microscope, कुछ ऐसे छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि हम उन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। Some are quite big and huge like elephant and whales, और कुछ बहुत बड़े बड़े जैसे हाथी हो गया, whale हो गया, ये बहुत बड़े क्रीचर्स हैं। Some live deep under water, कुछ कहाँ रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं। Others roam about on the earth or in the air, और कुछ जमीन पे रहते हैं और कुछ हवा में रहते हैं। All living beings including man are dependent on each other as well on their biosphere for survival, तो animals, plants और man, ये लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं ताकि ये सब अपने को लिविंग सर्कमस्टांसेस ऐसी प्रोवाइड करते हैं कि ये एक दूसरे से डिपेंडेंट रहते हैं और बहुत अच्छे से लाइफ पे सर्वाइव कर पाते हैं विदाउट एनी कोऑपरेशन, कि इनमें से कोई भी लाइफ अपनी सर्वाइव नहीं कर सकता है। चेंज इन द एनवायरमेंटल कंडीशन अफेक्ट ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। अब क्या होता है कि जब एनवायरमेंट में चेंज होता है तो वो क्या करता है कि लाइफ पे भी उसका असर पड़ता है, ठीक है। कैसे, प्लांट मेक सस्टेनेबल एडेप्शन सच एज दे शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजंस। क्या होता है कि जब सीजन ड्राई होता है तो जो पेड़ों की पत्तियां होती है वो सारी निकल जाती हैं। एनिमल्स एंड बर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम ए प्लेस टू अनदर टू एडजस्ट टू द वेरियस एनवायरमेंटल चेंजेस। और कुछ पक्षी ऐसे होते हैं कि वो क्या होता है कि जैसे मौसम परिवर्तन होता है वो अपना एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, ठीक है। और आपको जैसे मैंने बताया कि हम लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं क्योंकि पेड़ पौधों से हमें क्या मिलता है, खाना मिलता है, ठीक है। उनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है और हम पेड़ पौधों के लिए क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, उन्हें खाद पानी देते हैं, और जो जानवर होते हैं उन्हें भी खाने के लिए प्लांट से ही मिलता है। तो इस तरीके से एक चेन बनी हुई है जिससे सारे एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। डिस्टर्बिंग द बैलेंस ऑफ द बायोस्फीयर, अब ये कैसे डिस्टर्ब हो रहा है, द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट इंटरेक्ट विद वन अनदर। अब हमारे एनवायरनमेंट के बहुत सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे से इफेक्टेड हो रहे हैं। चेंज इन वन में लीड टू चेंज इन अदर्स, अगर एक में चेंज होता है तो वो दूसरे में भी चेंजेस आएगा ही। थस देयर इज एन इक्विलिब्रियम इन द एनवायरनमेंट। With the rapid growth of population, this balance of coexistence has come under severe threat. अब क्या है कि जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो उसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं कि अपनी अर्थ को इम्बैलेंस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो लोगों को रहने के लिए बहुत सारी जगह चाहिए होती है, खाने को भी बहुत सारी चीज़ें, उनकी प्रोटेक्शन होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कई बार हम पेड़ों को काट के वहाँ पर भी हम बस्तियाँ बना देते हैं ताकि वो लोग वहाँ पर रह सके, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रकृति के साथ तो छेड़छाड़ कर ही रहे हैं, नेचर के साथ।
Natural resources are being exploited recklessly to meet the various needs of additional population. और जो भी हमें चीज़ें जो नेचुरल मिल रही है उसका भी हम बहुत नासमझी से उपयोग कर रहे हैं और उसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं, मतलब उसको यूज़ भी ले रहे हैं और उसका यूजलेस यूज़ भी कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है, फॉर फ्यूचर वो सारी चीज़ें हमारे से बहुत दूर चली जाएगी। टू मीट द डिमांड ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन फॉर लैंड, फूड, क्लोथिंग, हाउसेज, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। ठीक है, अब क्या है कि जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमारे पास ज़मीन की भी डिमांड बढ़ेगी, खाने की डिमांड भी बढ़ेगी, कपड़ों की डिमांड भी बढ़ेगी, मकानों की डिमांड बढ़ेगी, जो साधन है आने जाने के उनकी डिमांड्स भी हमको बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। वी आर यूजिंग ऑफ द अर्थ रिसोर्स लाइक कोल, ऑयल और एक्सेट्रा। ऑयल जो अर्थ के रिसोर्सेस है, जो हमें अर्थ से मिल रहे हैं, ऑयल, कोयला हो गया, तेल हो गया, तो इसकी डिमांड भी बढ़ेगी। क्योंकि देखो अभी आपके घर में जितने भी मेंबर है सबके पास में 2 व्हीलर 4 व्हीलर होता है ना, तो जब इतने सारे 2 व्हीलर 4 व्हीलर जाएंगे तो कितना पेट्रोल कंज्यूम होगा, और ये हमें कहाँ से मिल रहा है, अर्थ से मिल रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो इसका हमें लग रहा है कि इसका हार्मफुल तो इफेक्ट आ ही रहा है। विच टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू रिजेनरेट, क्योंकि हमें ऑयल बनाने में बहुत टाइम लग जाता है लेकिन इसे कंज्यूम करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। वी आर कटिंग डाउन ट्रीज एंड क्लियरिंग फॉरेस्ट टू क्रिएट मोर स्पेस फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स। अब हम क्या कर रहे हैं कि जब पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, और आजकल क्या फैमिलीज भी जो है वो इंडिविजुअल रहना पसंद करती हैं, तो वो एक ही परिवार के 4 परिवार हो जाते हैं और वो अलग अलग घर में जाते हैं। जब जमीन कम पड़ जाती है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं और लोगों के लिए घर बना रहे हैं। ट्रीज और द टॉप फर्टाइल सॉइल फ्रेंडली, और इससे क्या हो रहा है कि जब पेड़ कट जाते हैं तो जो मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता होती है, जो उसमें जितने भी हमारे पे यूजफुल जो मटेरियल हमें देती है वो भी उससे खत्म हो जाते हैं। तो आजकल आपको पता है खेती भी नहीं होती, बारिश भी कम आती है, तो ये सारे हमें क्या होता है कि जो बैड रिजल्ट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। विथ द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज द फर्टाइल सॉइल गेट वॉश्ड अवे। तो क्या होता है, जब हम पेड़ों को बहुत काटते हैं तो उनके साथ क्या होता है, जो जब पेड़ होते हैं तो वो मिट्टी को बांध के रखते हैं, लेकिन जब पेड़ नहीं रहते हैं तो जब बारिश आती है या कहीं से भी पानी होता है तो वो अपने इसके अंदर जो भी फर्टाइल चीज़ें होती है वो उनको अपने साथ बहा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके चली जाती हैं। द एब्सेंस ऑफ ट्रीज रिड्यूस रैनफॉल एंड टर्न्स एरिया इनटू डेजर्ट। अब क्या हुआ, जब पेड़ नहीं होंगे तो पेड़ों की वजह से, कमी की वजह से क्या हो रहा है कि बारिश भी नहीं आती है और डेजर्ट्स भी, मतलब रेगिस्तान बनते जा रहे हैं। We are harming the environment not only by using up all resources but also by polluting it. हम क्या कर रहे हैं, जो भी सारे रिसोर्सेस हैं हम उन्हें खत्म ही नहीं कर रहे हैं बल्कि हम उन्हें क्या कर रहे हैं, गंदा भी कर रहे हैं। अब कैसे गंदा कर रहे हैं, फैक्ट्री डंप्स एंड डिस्चार्जेस आर कंटिन्यूसली पॉल्यूटिंग वाटर बॉडीज एज वेल एज द एयर। जैसे फैक्ट्रीज जो होती है, तो फैक्ट्रीज में क्या होता है कि हवा भी गंदी आती है, उनकी वजह से क्या होता है, जब वो धुआं निकलता है चिमनी से तो उसकी वजह से जो हवा होती है वो भी गंदी हो जाती है, और उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है जब वो बाहर आता है तो वो किसी क्लीन वाटर में जब मिक्सअप हो जाता है तो उसकी वजह से भी वो पानी भी जो होता है वो गंदा हो जाता है। तो इस तरीके से हम एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं। वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड अदर पॉल्यूएंट्स आर कंस्टेंटली प्योर इनटू वाटर बॉडीज। जो ये वेस्ट निकल रहा है पानी से फैक्ट्रीज में, तो ये क्या होता है कि साफ पानी के अंदर जब मिलता है तो ये क्या करता है, वाटर को बहुत इम्प्योर कर देता है, और जब वो पानी कहीं और जाता है वो थोड़ा सा पानी, तो उसकी वजह से पूरा का पूरा पानी गंदा या पॉल्यूट हो जाता है। स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड मोटर व्हीकल्स इज ऑल्सो पॉल्यूटिंग द एयर विथ हार्मफुल एंड पॉइजनियस गैसेस। ठीक है, अब क्या है, इनका जो धुआं निकलता है और इतने सारे व्हीकल्स जो हैं रोड पे चल रहे हैं, है ना, उनकी वजह से भी बहुत सारा धुआं निकल रहा है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी गाड़ियों की सर्विस नहीं करवाते हैं, कुछ रेस बहुत पास रखते हैं, तो उससे क्या होता है कि उससे बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, और जब ये धुआं निकलता है तो इस धुएं की वजह से क्या होता है कि एनवायरनमेंट की जो हवा होती है वो गंदी हो जाती है और हमें भी पॉल्यूट एयर मिलती है। उसकी वजह से आप लोगों को पता है अभी कितने सारे प्रॉब्लम्स हो जाती है, अस्थमा हो जाता है, किसी को एलर्जी हो जाती है, तो ये सब भी किसकी वजह से हो रहा है, वी पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज। ओके, the increased amount of carbon dioxide in the atmosphere has increased the global temperature. This is called global warming. अब क्या है कि जब ये सारी चीज़ें होती है तो हमारा जो ये वातावरण है इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की जब मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो बढ़ता है
और उसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो जाती है कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड और अदर पॉल्यूटेड गैसेस का बढ़ना, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। अटेम्प्ट टू चेक द मिसयूज। अब हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं? इफ वी विश टू मेंटेन द एनवायरमेंटल बैलेंस वी मस्ट यूज अवर रिसोर्सेज वाइजली। अब क्या है कि अगर हमें अपने जो ये एनवायरमेंटल बैलेंस को मतलब पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना है, तो जो नेचर ने जो हमें रिसोर्स दे रखे हैं उनका हमें बहुत वाइजली यूज करना होगा। कैसे? We must make efforts to control the pollution of air, water and land। तो हमें क्या करना होगा कि जो हवा गंदी करने वाले जो कारक हैं उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, पानी को गंदे करने वाले जितने भी फैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, लैंड को जो भी कारण है फैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो पॉल्यूशन ऑफ एयर को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि जैसे जो चिमनियों का धुआं है हम उनको मतलब जैसे उसको रोकें, ठीक है। हमारी जो गाड़ियाँ हैं हम उन्हें अच्छे से सर्विस कराएं और वीक में हम ये सोचें कि आज हम पैदल चलेंगे, किसी भी गाड़ी का उपयोग नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा कि वीकली जब हम एक दिन इस तरीके से अपने आप को स्टॉप करेंगे तो क्या होगा कि उस दिन तो हमारी एयर क्लीन हो जाएगी। अभी आप लोगों ने देखा होगा बेटा कि जब कोरोना था, है ना, और लॉकडाउन लगा हुआ था, तो रोज हम पेपर पढ़ते थे, तो उसमें कितना आता था कि अभी जो हवा की जो शुद्धता है या इसकी क्लैरिटी है वो इतनी परसेंट हो गई है, इतनी परसेंट हो गई है। जो कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जैसे पिकॉक है, तो उन लोगों ने भी रोड पे आना शुरू कर दिया। तो जब ये लॉकडाउन की वजह से हमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ कि हमारे को क्लीन एयर उस टाइम मिली थी और हमारा जो एनवायरनमेंट है उसकी प्योरीफाइंग जो रेट थी वो भी इंक्रीज हुई थी, ठीक है। तो ऐसा ही हम अभी भी कर सकते हैं कि वीक में हम ये सोचें कि आज हम अपने व्हीकल्स का इनका यूज नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि एनवायरनमेंट थोड़ा और हमारी जो एयर है वो क्लीन होगी और उसका फायदा भी हमें मिलेगा, ठीक है। उसका फायदा हमें ये रहेगा कि हमें भी शुद्ध हवा मिलेगी, तो उस जो हवा की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स या बीमारियां होने वाली है उससे हम प्रिवेंट रहेंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारा वाटर। तो वाटर में भी यही है कि जैसे ये जो डस्ट जो वेस्ट निकल रहा है फैक्ट्रीज का, तो उसके लिए कुछ ऐसी नालियाँ या ड्रेनेज वगैरह ऐसा बनाए कि वो अच्छे क्लीन पानी में वो मिक्सअप नहीं हो, और जब वो मिक्सअप नहीं होगा तो वो पानी भी जो है हमारा क्लीन रहेगा, ठीक है। फिर है और लैंड को जैसे कि जैसे हम कटिंग जो ट्रीज कर रहे हैं, अगर हम एक पेड़ काटें तो हम कोशिश ये करें कि हम उसकी जगह कम से दो लगाएं, दो नहीं लगाएं तो कम से कम ये तो करें हम कि उसकी जगह हमें एक प्लांट तो वापस वहां पर लगाना ही है, ठीक है। और जो भी वेस्ट होता है जैसे प्लास्टिक यूज ना करें, और अगर हम कुछ भी वेस्ट कर रहे हैं तो उसको फटाफट बर्न आउट करके हम उस जगह को उस चीज को खत्म कर दें, तो उससे भी क्या होगा कि हमारी लैंड जो है वो क्लीन रहेगी। अभी जैसे कि आपने देखा होगा, अभी भी आप पेपर पढ़ रहे हो, है ना बेटा, तो अभी क्या हो रहा है कि सारी सिटीज की ये क्लीनिंग रेट चल रही है, तो उसमें हमारे भिलवाड़ा को कौन सी पोजीशन मिली है, 128, और जो फर्स्ट पोजीशन है वो किसकी है, इंदौर की है, ठीक है। तो वहाँ के लोग अपने आप को कितना प्राउड फील कर रहे होंगे क्योंकि वहाँ क्योंकि वो लोग वहाँ पर रहते हैं और वहाँ पर बीमारियाँ जो है वो भी कम होगी। तो इफ वी मेंटेन द क्लीनिंग इन द एनवायरनमेंट वी ऑल्सो फील वेरी गुड एंड वेरी क्योर, ओके। ट्रीज शुड बी प्लांटेड ऑन ए लार्ज स्केल। पेड़ हमें बहुत सारे लगाने चाहिए। फैक्ट्रीज शुड नॉट बी अलाउड टू डिस्चार्ज देयर वेस्ट डायरेक्टली इनटू द रिवर्स, ठीक है। और जो फैक्ट्रीज है उनको भी हम इस तरीके से बाउंड करें कि उनका जो गंदा पानी है वो सीधे से वहाँ पर क्लीन वाटर में नहीं जाए। The discharge should be treated and used for irrigating the fields। और वहाँ का जो पानी निकल रहा है उसको भी हम कुछ ऐसी टेक्निक से क्लीन करें कि वो जो पानी है वो क्या हो कि इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए खेतों में काम आ जाए। The delicate balance of nature must be maintained not only for the present life but also for the survival of future life on the earth। तो हमें क्या करना है, साफ सफाई के लिए हमें प्रयास आज के लिए अपने लिए नहीं करने हैं, हमें फॉर फ्यूचर कि हमेशा के लिए हमारी एनवायरनमेंट क्लीन रहे, हमारा जो हमारे आगे आने वाली जनरेशन्स हैं उनको भी क्लीननेस मिले और हम इस एनवायरनमेंट में रहें तो बहुत अच्छे से रहें, क्योंकि वी आर डिपेंडेंट ऑन नेचर एंड नेचर आर डिपेंडेंट ऑन अस, ओके। अगर नेचर अच्छा रहेगा तो क्या होगा कि हम भी हेल्दी रहेंगे। तो हमें अपने आप को हेल्दी रखने के लिए क्या करना होगा, एनवायरनमेंट की हमें सेफ्टी करनी होगी। और इससे क्या होगा कि एनवायरनमेंट जब सेफ रहेगा
तो हमें भी इससे जो है बहुत अच्छी हवा वगैरह मिलेगी। उसकी वजह से क्या होगा कि हम भी फिट एंड हेल्दी रहेंगे। तो हम कोशिश ये करें कि वी कीप आवर एनवायरनमेंट वेरी क्लीन। ओके, हियर वी एंड आवर चैप्टर एंड नाउ हियर आर सम ज्योग्राफिकल टर्म्स। Okay, so do this in your notebooks.